अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम्स को बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश के साथ तैयार भी कर रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। तो बेटा आप लोगों की तरह इसी तरह जोश में होते हैं, मेहनत करते हैं और हमेशा दुआ गो होते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमेशा कामयाब हों, हर सब्जेक्ट में हर पेपर में कामयाब हों। तो बेटा आप लोगों के लिए उर्दू का ग्रेड 8 का पेपर पैटर्न कैसा होता है, आप लोगों की मार्किंग नंबर्स कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे। हर मजमून को मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अब जितना आप लोग सुन सकते हैं ना उतना ही ज़्यादा आप लोगों को याद भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके साथ ही आप लोगों को जो खुलासे हैं वो भी पढ़कर सुनाऊंगी और जो खुलासों में से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं और उनके जवाब को आप लोग कैसे ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं एक-एक खुलासा सुनाकर बताऊँगी और उनके सवालों के जवाब भी ढूँढ कर दिखाऊँगी। तो और आप लोगों को एक-एक चीज़ पॉइंट के साथ आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, हमारे साथ बंधे रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बेटा आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है। आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि जो आप लोगों की पेपर मार्किंग है उनकी तरतीब कैसे है। तो पार्ट ए में देखें, ये आप लोगों के एमसीक्यू पार्ट होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 15 नंबर का होता है। 10 नंबर के आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं, जो कि जो डेढ़ नंबर बनेगा आप लोगों के, मीन्स कि आप लोगों के टोटल नंबर 15 नंबर बनते हैं और ये 10 एमसीक्यूज के होते हैं। जो पार्ट बी होता है ना वो 35 नंबर का होता है। ये आप लोगों के मिड टर्म बेस पे जो आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं उनके मैं पेपर मार्किंग बता रही हूँ। अच्छा, टोटल मार्क आप लोगों के 50 है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगी। जो सवाल नंबर 11 है वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोगों ने मजमून को तहरीर करना, लिखना है। ये टोटल 10 नंबर का होगा। इसमें इस पेपर में आपको मेहनत की अजमत दिया गया है। चार हैं। वो आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 एमसी जो आप लोगों के मजमून हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वो चारों को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह उनमें से ही आएगा, ठीक है। और ये इस मजमून के आप लोगों के टोटल 10 मार्क्स होते हैं। आगे आप लोगों की नजर पारा को गौर से सुनो, पूछे जाने वाले सवाल के जवाब जबानी सुनाए। ये 15 नंबर के होते हैं। ये कैसे होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोगों के उसमें से आपको जो मजमून दिया गया होता है उसमें से ही आपको सवालात पूछे जाते हैं। वो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अब जो सवाल नंबर 13 है, इसमें आप लोगों ने इस नजर नजर पारा गौर से पढ़ें और इस नजर पारे का खुलासा भी सुनाएं। अब जो आप लोगों के सामने एक छोटा सा मजमून दिया गया है, इसी को आप लोगों ने खुलासे की सूरत में सुनाना होगा। ये आप लोगों ने रिटर्न नहीं लिखना, ये सुनाना है। ये भी आप लोगों के 10 नंबर के होते हैं। अब मैं आपको मजीद आपको 4-5 खुलासे भी बताऊंगी और सुनाकर बताऊंगी कि ताकि आप लोगों को ज्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि जो चीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे वही चीज आप लोगों के माइंड में बैठेगी। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को मैं मजमून बताऊंगी जिनमें से आपको सवाल ढूंढ कर लिखने होंगे। अब बेटा स्क्रीन पर आप लोगों के सामने एक खुलासा दिया गया है, उसी खुलासे को आप सवालात और इन्हीं जवाबात भी आप लोगों को इसी खुलासे में से ढूंढने होंगे। जैसे कि एक खुलासा है सामने, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ग़ज़वे बदर में गैर मामूली शुजाअत के जोहर दिखाते हुए सईद बिन अल-वास को, जो कि लश्कर कुफार का सफ़ील था, तय किया। अच्छा, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को जो सवालात दिए गए हैं, ये सवालात आप लोगों के इसी मजमून की बेस पर पूछे गए हैं। आपको इसी में से ढूंढकर इनके जवाब लिखने होंगे। अब मैं आपको ये मजमून भी पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को सवालात ढूंढने में आसानी हो जाए। जो चीज़ आप लोग सुन लेते हैं ना वो आप लोग जब आप लोगों के माइंड में रहती है, वो घूमती रहती है। जब आप लोगों को वो चीज़ सामने आ जाए ना पेपर में, तो आप लोगों के माइंड में वो चीज़ घूमती है। तो बेटा मैं आपको मजमून पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں غیر معمولی شجاعت کی جوہر دکھاتے ہوئے سعید بن العاص کو، جو کہ لشکر کفار کا سفیر تھا، طے کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، چونکہ اس سال تک مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جہاں سے اسے اٹھایا ہے اسے وہیں رکھ دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو ان کے وفات کا صدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ واپس آ گئے۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ غزوہ سے فتح مکہ تک جتنے بھی معرکے پیش آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری جان بازی کے ساتھ ساتھ سب میں پیش رہے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جانساری اور پامردی کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ لوگ اسی پیراگراف کے سوالات دیکھیں گے۔ آپ نے جو تحریر سنی ہے اس کا تعلق نثر سے ہے یا نظم سے؟ بیٹا جو چیز آپ لوگوں کو شعر کی صورت میں دیے جائیں وہ نظم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تحریر تو ظاہر سی بات ہے نثر میں سے ہے، تو اس کا جواب بھی آپ لوگوں کے سامنے لکھا گیا ہے۔ آگے جو سوال ہے، ذوالقطیفہ کیا چیز تھی اور اس کے مالک کا نام کیا تھا؟ یہ ایک تلوار تھی اور اس کے مالک کا نام سعید بن العاص تھا۔ اس تحریر کا مرکزی خیال سنائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے ایک نڈر اور بہادر جنگجو تھے، جنہوں نے بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ مکہ میں بیماری کے وقت انہیں اپنی جائیداد اور ہجرت کی حصت کی فکر لاحق ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو مرکزی خیال سنایا گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہنگول نیشنل پارک، بلوچستان اور پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے، جو 6,19,043 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ کراچی سے 190 کلومیٹر دور یہ پارک بلوچستان کے 3 اضلاع گوادر، لبیلا اور اداران کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اب اس مضمون میں آپ لوگوں کو کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں؟ اس چھوٹے سے تو اس خلاصے میں ہنگول نیشنل پارک کہاں واقع ہے، یہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے نظر آ رہا ہے فرسٹ والی لائن میں۔ ہنگول نیشنل پارک بلوچستان میں واقع ہے۔ نیکسٹ ہے اس پارک میں کون کون سے پرندے پائے جاتے ہیں؟ تو جن جن پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ لوگ انہی کا نام لکھ دیں۔ پرندوں میں تیتر، گوار، یہ نیچے بھی ہے جواب سوال نمبر 2 کا۔ سوال نمبر دلدلی جگہوں سے کیا مراد ہے؟ دلدلی جگہوں سے نیچے آپ لوگوں کے سوال نمبر 3 لکھا گیا ہے، یہ آنسر ہے۔ وہ نشیبی زمین جو کہ پانی کے اثر سے اتنی نرم اور لیس دار ہو گئی ہو اس میں پاؤں دھس جائے۔